वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्रों के द्वारा, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि तटस्थ वक्र का अर्थ क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है और तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता का संतुलन। सामान्य शब्दों में यदि हम देखें तो उपभोक्ता के संतुलन का आशय है संतुष्टि का अधिकतमकरण। और विस्तृत अर्थ में यदि देखा जाए तो उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ होता है कि उपभोक्ता की आय व वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरीके से खर्च करता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके, या इस बिंदु के बाद में उपभोक्ता के क्रय में परिवर्तन करने की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसे उपभोक्ता का संतुलन कहा जाता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसे हम किसके बराबर होती है, तटस्थ वक्रों के ढाल या अंदिमान वक्र के ढाल के बराबर होती है। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए बजट रेखा या कीमत रेखा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है जब वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने के लिए तैयार रहता है, ताकि उसकी संतुष्टि का जो स्तर है वो सामान्य बना रहे। जैसे डायग्राम में यदि हम देखें तो शुरू में वस्तु x की हम OX1 इकाई का उपभोग कर रहे हैं और y वस्तु की OY1 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। अब अगर x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, यानी x वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो तटस्थ वक्र में हमें y वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो x वस्तु की मात्रा हम कितनी बढ़ा रहे हैं, x1 से x2, यानी डेल्टा x के बराबर x वस्तु बढ़ा रहे हैं, तो y वस्तु की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी y1 से y2। तो y वस्तु में कमी आई y1 से y2। तो अब हम a बिंदु से b बिंदु पे पहुंच गए हैं और दोनों ही बिंदुओं पे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या हुई, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करता है, उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। अब अगर हम सूत्र के रूप में देखें तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, MRS, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होगी, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो माइनस डेल्टा वाई वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्रा कितनी है, AP के बराबर, तो ऊपर आ गया AP। और x वस्तु की जो मात्रा बढ़ा रहे हैं वो कितनी है, PB के बराबर, तो अपॉन PB। तो फार्मूला क्या हो गया, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्रा अपॉन x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा। और ये किसके बराबर होती है, तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर होती है। यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या तटस्थ वक्र का ढाल एक ही है, वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसे दूसरे शब्दों में हम बताएं तो लॉस इन यूटिलिटी ऑफ वाई वस्तु की उपयोगिता का जितना त्याग कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, गेन इन यूटिलिटी एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को बढ़ाने पे मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता की वृद्धि के बराबर। तो लॉस इन यूटिलिटी वाई को हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा वाई वस्तु की छोड़ी जाने वाली मात्रा इंटू MU वाई क्या है, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, इजिकल टू डेल्टा एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा इंटू MU एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। अब डेल्टा वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं, तो माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजिकल टू MU एक्स अपॉन MU वाई। यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, MU एक्स अपॉन MU वाई। तो उपभोक्ता के संतुलन के लिए जो पहली अवधारणा है वो हमने पढ़ ली है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। दूसरी है बजट रेखा या कीमत रेखा।
बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होती है? यदि उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं की कीमतें और उन वस्तुओं पर खर्च की जाने वाली आय की जानकारी है तो हम कीमत रेखा का निर्माण कर सकते हैं। कीमत रेखा या बजट रेखा ऋणात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा होती है और यहाँ हम देखें तो हमारी कीमत रेखा क्या है? ये AB जो है वो हमारी कीमत रेखा है और इस कीमत रेखा के प्रत्येक बिंदुओं पर वस्तुओं को मिलाकर किया जाने वाला व्यय की मात्रा समान रहती है। यानी अगर हमारे पास जितने भी रुपए हैं उन सारे रुपयों को खर्च कर दिया जाता है कीमत रेखा के ऊपर। तो कीमत रेखा की परिभाषा क्या होगी? उपभोक्ता की आय तथा दो वस्तुओं की कीमतों के दिए जाने पर बजट रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करता है जिसे उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय व्यय करके क्रय कर सकता है। यहाँ हम देखें तो हमें बजट रेखा जो है वो क्या मिल रही है? AB के बराबर। हम मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता है, उसके पास में 100 रुपये हैं और दोनों वस्तुओं की कीमतें भी हमें दी हुई है। मान लीजिए X वस्तु की कीमत है 20 रुपये और Y वस्तु की कीमत है 25 रुपये। इस आधार पर अगर हम कीमत रेखा देखें तो क्या होगा? 100 रुपये पूरे हैं, अगर पूरे के पूरे 100 रुपये X वस्तु पे खर्च कर दे और X वस्तु की एक इकाई की कीमत कितनी है? 20 रुपये, तो 100/20 यानी 5 इकाई। अगर 100 रुपये पूरे X वस्तु पे खर्च कर दिए जाते हैं तो उपभोक्ता X वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद सकता है। यानी पूरे रुपये X वस्तु पे खर्च कर दिए तो वस्तु की मात्रा कितनी खरीदी जाएगी? OB या 5 इकाई। तो X वस्तु की इकाई हम कैसे निकालेंगे? I/PX। I मतलब हमारी इनकम कितनी है? 100 रुपये अपॉन PX क्या है? X वस्तु की कीमत जो कि हमने 20 रुपये मानी है। तो I/PX करेंगे तो X वस्तु पर किया जाने वाला जो खर्चा है या X वस्तु की जो इकाइयाँ हम काम में लेंगे वो हमें मिल जाती हैं। इसी तरीके से Y वस्तु का यदि हम देखें तो टोटल 100 रुपये जो हैं वो Y वस्तु पे खर्च कर दिए जाते हैं। ये देखिए, तो Y वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं हम? OA के बराबर। I/PY। I है इनकम 100 रुपये अपॉन PY है Y वस्तु की कीमत वो 25 रुपये, तो 100/25 यानी 4। अगर पूरे रुपये Y वस्तु पे खर्च कर दिए जाएँ तो Y वस्तु की 4 इकाइयों को हम खरीद सकते हैं। और इस AB कीमत रेखा के बीच में अगर कोई भी बिंदु है, इसका मतलब जो हमारे 100 रुपये हैं वो दोनों वस्तुओं पे खर्च किए जा रहे हैं, X वस्तु और Y वस्तु। कुछ इकाइयाँ X वस्तु की खरीदी जा रही हैं और कुछ इकाइयाँ Y वस्तु की खरीदी जा रही हैं। अब अगर हम देखें कि बजट रेखा या कीमत रेखा का समीकरण क्या होता है, तो बजट रेखा में क्या बताएगी? हमारी टोटल इनकम जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? दोनों वस्तुओं पे किए जाने वाले खर्च के बराबर है। X वस्तु पर किया जाने वाला खर्चा कैसे निकालते हैं? X वस्तु की जितनी इकाइयों को हम खरीद रहे हैं और X वस्तु की कीमत कितनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा X वस्तु पर किया गया व्यय। Y वस्तु पर किया गया व्यय कैसे निकालेंगे? Y वस्तुओं की खरीदी जाने वाली मात्रा इंटू Y वस्तु की कीमत, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा Y वस्तु पर किया जाने वाला व्यय। तो X वस्तु पर किया जाने वाले व्यय और Y वस्तु पर किए जाने वाले व्यय जो हैं वो दोनों मिला के हमारी आय के बराबर होते हैं, यानी पूरी की पूरी आय खर्च कर दी जाती है। तो हमें कीमत रेखा का समीकरण है वो क्या मिल गया? X/PX प्लस Y/PY। ये किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर। अब इसी आधार पर हम देखेंगे कि कीमत रेखा का ढाल कैसे निकाला जाता है। कीमत रेखा का जो ढाल होता है वो दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए Y/PY को हमने इधर रख लिया है और बाकी के टर्म्स जो हैं वो इधर आ गए हैं। अब PY को हमने अपोन में रख लिया, तो स्लोप जो है वो कीमत रेखा का वो क्या हो जाएगा? PX/PY, यानी दोनों वस्तुओं की कीमतों का जो अनुपात होता है वही बजट रेखा का समीकरण होता है। अब है कि बजट रेखा के निर्धारक तत्व कौन कौन से, यानी बजट रेखा किन से प्रभावित हो सकती है? तो बजट रेखा दो चीज़ों से प्रभावित हो सकती है। पहला है वस्तुओं की कीमतें। बजट रेखा किनको बताती है? एक उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर उपभोक्ता जो है दोनों वस्तुओं पे अपना व्यय किस तरीके से करता है। तो कीमत रेखा या बजट रेखा किन से प्रभावित होगी? वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय से। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तुओं की कीमतें।
देखिए शुरू में हमारी बजट रेखा है ए बी बजट रेखा है। एक्स एक्स पे हमने वस्तु एक्स को लिया है और वाई एक्सिस पे वस्तु वाई को लिया। अब हम मान लेते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है। एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये से घट के 10 रुपये हो गई है। तो क्या होगा, हम एक्स वस्तु की पहले से उसी रुपये से हम पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। तो जैसे पहले हम 100 रुपये थे और एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये थी, तो हम 5 इकाई खरीद रहे थे। अब अगर एक्स वस्तु की कीमत आधी हो गई है, 10 रुपये हो गई है, तो उन्हीं 100 रुपये से हम कितनी एक्स वस्तु की इकाइयाँ खरीदेंगे, 100/10 यानी 10 इकाइयाँ पहले से ज़्यादा मात्रा हम खरीद सकते हैं। तो एक्स वस्तु की कीमत कम होने पे हमारी जो कीमत रेखा होती है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है और उन्हीं रुपयों से हम पहले खरीद रहे थे वस्तु की मात्रा OB और अब खरीदेंगे OB1, पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हैं। तो हमारी कीमत रेखा परिवर्तित हो जाती है। अगला है कीमत रेखा परिवर्तित कब होगी, जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाए। शुरू में हमारी कीमत रेखा है AB। अब अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो कीमत बढ़ने पे हम उन्हीं रुपयों से पहले से कम मात्रा खरीद पाएंगे एक्स वस्तु की। तो हमारी जो कीमत रेखा या बजट रेखा है वो पीछे की ओर शिफ्ट होके AB1 हो जाएगी और एक्स वस्तु की पहले से कम इकाइयाँ खरीदी जाएंगी। पहले हम खरीदे थे OB और अब खरीद पाएंगे केवल OB1 इकाइयाँ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कीमत रेखा में परिवर्तन कैसे हो सकता है अगर वाई वस्तु की कीमतें बदल जाएं। वाई वस्तु में जैसे हम मान रहे हैं कि वाई वस्तु की कीमत कम हो गई है, तो शुरू में हमारी कीमत रेखा है AB और वाई वस्तु की हम खरीद रहे हैं OA के बराबर मात्रा। अब अगर वाई वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कीमत रेखा परिवर्तित होकर हो जाती है BA1। तो हम अब OA के स्थान पर OA1 यानी वाई वस्तु सस्ती होने की वजह से कीमत रेखा परिवर्तित हो गई और वाई वस्तु की पहले से अधिक इकाइयों को हम खरीद सकते हैं। इसी तरीके से कीमत रेखा के परिवर्तन का अगला कारण है वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि का होना। शुरू में हमारी कीमत रेखा है AB। अब अगर वाई वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो कीमत रेखा पीछे की ओर परिवर्तित होकर हो जाएगी BA1। पहले हम वाई वस्तु की मात्रा खरीद पा रहे थे OA के बराबर। अब वाई वस्तु की कीमत बढ़ने पर कीमत रेखा परिवर्तित हो गई, अब केवल खरीद पा रहे हैं हम OA1। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कीमत रेखा में जो परिवर्तन है वो उपभोक्ता की आय की वजह से भी आता है। शुरू में हमारी कीमत रेखा है AB, तो कीमत रेखा बदल कैसे सकती है, या तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या उपभोक्ता की आय कम हो जाए। मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, आय बढ़ने पे कीमत रेखा आगे ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है और वो AB से हो जाती है A1 B1, तो ये वाली कीमत रेखा हो जाती है और कीमत रेखा परिवर्तित हो गई। इसी तरीके से अगर उपभोक्ता की आय कम हो गई है, शुरू में हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा है AB के बराबर। अब अगर उपभोक्ता की आय कम हो गई है तो कीमत रेखा परिवर्तित होकर हो जाएगी A'-B'। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बजट रेखा या कीमत रेखा में परिवर्तन करने वाले या उसको निर्धारित करने वाले दो तत्व होते हैं, वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय। अब हम देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें हमारे पास होती हैं, पहली है आवश्यक शर्त और दूसरी है पर्याप्त शर्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त कौन सी है। आवश्यक शर्त है कि बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हो, यानी उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ कीमत रेखा जो होती है वो तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, या जिस बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा या कीमत रेखा के ढाल के बराबर होता है वो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है। तो देखिए चित्र में हमने x वस्तु पे क्या लिया है, x एक्सिस पे हमने x वस्तु को लिया है और y एक्सिस पे y वस्तु को लिया है। हमारी प्रारंभिक जो कीमत रेखा है वो दे रखी है BL और यहाँ पे हमने देखा कि कई हमारे 5 जो तटस्थ वक्र हैं वो खींचे गए हैं और यहाँ पर विभिन्न बिंदु R, S, E, T, M जो भी बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, इस सभी बिंदुओं पे हमारा व्यय जो है वो समान है, क्योंकि ये बिंदु एक ही कीमत रेखा के ऊपर स्थित हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा, जहाँ कीमत रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि R पॉइंट पे अगर हम देखें, R पॉइंट पे
तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर नहीं है। आर बिंदु यानी ई बिंदु से ऊपर के बिंदु हैं आर और एस, इन दोनों आर और एस बिंदु पे क्या है, जो तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो कीमत रेखा के ढाल से अधिक है, इसलिए यहाँ पे संतुलन नहीं होगा। ई बिंदु से नीचे के बिंदु हैं टी और एम, इन बिंदुओं पे क्या है, कीमत रेखा का ढाल तो अधिक है और तटस्थ वक्र का ढाल कम है, इसलिए यहाँ भी उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु नहीं होगा। उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। ई पॉइंट जो है वो ऐसा बिंदु है जहाँ पर तटस्थ वक्र का ढाल क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई, और कीमत रेखा का ढाल क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है। तो यहाँ देखिए ई पॉइंट पे क्या है, तटस्थ वक्र का ढाल एम आर एस एक्स वाई और कीमत रेखा का ढाल पी एक्स अपॉन पी वाई, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो उपभोक्ता के संतुलन की जो आवश्यक शर्त है वो यह है कि वह बिंदु जहाँ पर तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और वो बिंदु हमें मिल रहा है ई बिंदु। इसकी दूसरी जो शर्त है वो है पर्याप्त शर्त, यानी तटस्थ वक्र स्पर्श बिंदु पर मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर या कॉन्वेक्स होनी चाहिए, यानी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती हुई होनी चाहिए। यहाँ देखिए, अगर हम के बिंदु को देखते हैं तो के बिंदु पे भी क्या है, तटस्थ वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन यहाँ पर पहली शर्त तो पूरी हो रही, आवश्यक शर्त कि तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर है, लेकिन दूसरी जो हमारी पर्याप्त शर्त है कि तटस्थ वक्र या अंधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर या कॉन्वेक्स होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। के बिंदु पर तटस्थ वक्र अवतल है या कॉनकेव है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं बिंदु यू बिंदु जो है वहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही। यू बिंदु पे कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और यू बिंदु पर जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर भी है। तो ये है हमारा उपभोक्ता का संतुलन। थैंक यू।